पाठ 8 पवन, तूफान और चक्रवात, कक्षा 7, विषय विज्ञान में भाग सेकंड। हमने पिछली बार वायु के बारे में बताया था, उसका वीडियो बनाया था। अब वायु अगला जो भाग है उसमें दूसरे भाग में हम बता रहे हैं वायु के बारे में कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। प्रसार का मतलब फैलना। इसके लिए हम एक कोई क्रियाकलाप कर सकते हैं। जैसे एक कोई क्वथन नली लेते हैं, इस नली के मुख पर गुब्बारे को कसकर अच्छी तरह से बांध लेते हैं। किसी भी तरह से इसको कसने के लिए हम कोई भी उपयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से टेप वगैरह का उपयोग कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक बिक्कर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल उसमें भर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अब इसमें गुब्बारा लगी क्वथन नली को गर्म जल से भरे बिक्कर में इस प्रकार रखते हैं कि गुब्बारा जो है वो जल से बाहर रहे। अब 2-3 मिनट उसमें रखने के बाद हम देखते हैं कि गुब्बारे के आकार में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात गुब्बारा कुछ फूल जाता है। अब हम क्या करते हैं, क्वथन नली को जल से बाहर निकाल लेते हैं। इसे अब कमरे के ताप, जो रूम टेम्परेचर होता है, कमरे का सामान्य ताप तक इसको ठंडा होने देते हैं और क्वथन नली को पहले की भांति 2-3 मिनट के लिए ही हम उसके बाद ठंडे जल में रखते हैं। अब ठंडे जल में रखते हैं, गुब्बारे के आकार में कोई परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। इन प्रश्नों का उत्तर हम देते हैं कि जब हमने क्वथन नली को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? क्योंकि वायु गर्म होकर प्रसार करती है, फैलती है, जिसके कारण गुब्बारा फूल जाता है। और क्वथन नली को जब ठंडे जल में रखते हैं तो गुब्बारा पिचक जाता है। इसका कारण यही है कि जो उसमें गर्म हवा थी वो पुनः ठंडी हो गई और ठंडी होने के बाद उसका प्रसार कम हो जाता है, जिसके कारण गुब्बारा पिचक जाता है। इसी प्रकार से हम एक दूसरा प्रयोग भी कर सकते हैं। 2 कागज़ की समान आकार की थैलियाँ लेते हैं, उसको लकड़ी की छड़ या किसी भी एक छड़ के दोनों तरफ बांध लेते हैं। इसमें कागज़ के हम कप वगैरह भी ले सकते हैं। फिर हम चित्र के अनुसार, दिखाए अनुसार, उसमें एक थैली के नीचे एक मोमबत्ती जलाते हैं। लकड़ी या छड़ के बीच में धागा लगाकर जिस प्रकार से हम तराजू को पकड़ते हैं उस प्रकार से इसको पकड़ते हैं। जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो जलाने पर उसके आसपास की जो वायु होती है वो गर्म होती है और गर्म होने पर वायु हल्की हो जाती है, अर्थात उसका प्रसार होता है, फैलती है। तो वो थैली के अंदर बढ़ती है, जिससे कि तराजू की भांति उसको पकड़ने पर हम देखते हैं कि छड़ वो एक तरफ झुक जाती है। इसमें ये ध्यान रखना है हमें कि मोमबत्ती की लो जो है वो इतनी पर्याप्त दूरी पर होनी चाहिए कि कागज़ की थैली से उसमें आग नहीं लगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वही जो वायु होती है उसको गर्म करने पर उसका प्रसार होता है। अब इन प्रयोगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की हो सकती है। और इसी प्रकार से हम अनेक प्रश्नों के जिस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं, जैसे कि धुआं ऊपर क्यों उठता है? क्योंकि धुआं एक प्रकार की वायु होती है और वो गर्म होने के कारण हल्की हो जाती है, जिससे उसका प्रसार होता है और वह ऊपर उठती है। वो स्थान भी अधिक घेरती है। जब अधिक स्थान घेरती है और हल्की होती है, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है और यही कारण है कि धुआं ऊपर उठता है। हमारी जो प्रकृति है उसमें अनेक प्रकार की ऐसी स्थितियां होती हैं जहाँ किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायुदाब कम हो जाता है। फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान की ओर बहती है ताकि उसके दाब को संतुलित किया जा सके।
इससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित होती हैं, जो कि जैसा कि हमने पार्ट 4 में पढ़ा था। आगे पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। देखिए, हम जानते हैं कि पृथ्वी का कहीं नदियां हैं, कहीं तालाब हैं, कहीं गहरे खड्डे हैं, कहीं पहाड़ हैं, तो पृथ्वी समान रूप से समतल नहीं है, अर्थात ऊबड़ खाबड़ है। इसी कारण से यहाँ हम कुछ स्थितियों का विवरण प्रस्तुत करते हैं जिनके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। अब ये इसमें सबसे पहला है भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। देखिए, हम जानते हैं या भूगोल वगैरह में हमने पढ़ा है कि भूमध्य रेखा के आसपास के जो भी जितने भी क्षेत्र होते हैं वहाँ सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इसका कारण है कि वहाँ पर सूर्य की किरणें साल के अधिकांश दिनों में बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र का तापमान अधिक हो जाता है, और तापमान अधिक होने के कारण भूमध्य रेखा के आसपास के वहाँ की वायु गर्म हो जाती है। और गर्म होने के कारण हमने अभी पिछले पढ़ा था कि वायु गर्म होकर हल्की होती है, अर्थात उसका प्रसार होता है। प्रसार हल्की होने के कारण वो ऊपर उठती है, और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर, अर्थात भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती हैं। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं जो होती हैं वो इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण अर्थात ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस स्थान की ओर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता है। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशाओं में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी होता है। उसके बाद हम आते हैं थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। सामान्य तौर पर हमें जानते भी हैं कि थल भाग जो है वो जल भाग की अपेक्षा जल्दी ही गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि ग्रीष्म काल में अर्थात गर्मियों के समय में जब आप रेगिस्तान या राजस्थान के पश्चिम भाग में जाते हैं तो दिन के समय जो थल भाग है मिट्टी बहुत अधिक गर्म हो जाती है, जिसके कारण बहुत अधिक गर्मी होती है, और रात्रि के समय जल की अपेक्षा थल जल्दी ठंडा हो जाता है और रात में मौसम अच्छा सुहावना ठंडा होता है। ग्रीष्म काल अर्थात गर्मियों में थल क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल भाग अर्थात जमीन का भाग जो होता है, जमीन का ताप समुद्री पानी की अपेक्षा या किसी भी जल की अपेक्षा अधिक रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने का कारण क्योंकि गर्म वायु हल्की होती है और हल्की होने के कारण वो ऊपर उठ जाती है, जिसके कारण थल भाग का वायुदाब घट जाता है। इससे इस वायुदाब घटने के कारण अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं। तो अधिक वायुदाब अर्थात पवन जो होती है वो समुद्र से थल की ओर बहने लगती है और यह मानसूनी पवन होती है। मानसूनी जो आया है, मानसून शब्द एक अरबी भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है ऋतु। इसके बाद आता है शीतकाल अर्थात सर्दियों में
पवन के प्रवाह की जो दिशा होती है वो विपरीत हो जाती है, अर्थात यह थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। समुद्रों से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे क्या होता है कि वर्षा होती है। ये प्रक्रिया जल चक्र का भी एक चरण है। इसके बाद ये है कि गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव भी कराते हैं। इस मानसून के कारण ही हमारे देश में किसानों द्वारा अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से जो वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं, वो बादलों और वर्षा संबंधित अनेक लोकगीत भी प्रचलित हैं। अब आता है तड़ित, झंझा और चक्रवात। तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। यहाँ क्या होता है कि ताप में अधिक वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती हैं, बहुत अधिक वेग से ऊपर उठती हैं। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों का अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती हैं। जहाँ ऊपर का तापमान जो होता है वो कम होने के कारण वे पुनः जम जाती हैं और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली कोंदती है, अर्थात तड़ित उत्पन्न होती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इस घटना को हम तड़ित झंझावत कहते हैं। तड़ित झंझावत के बारे में हम आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे।